हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर शकूर सर। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारी क्लास 12th के बॉटनी में है। द टॉपिक इज अबाउट डीएनए कि डीएनए होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे इन्हीं तीन कंसेप्ट्स के ऊपर। फंडामेंटल कंसेप्ट्स है ये और ये बेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। तो फिलहाल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि व्हाट आर द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मैं फिर से दोहराता हूं, एक हमने डिस्कस किया ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल हमने देखा। उसके बाद बायोकेमिकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल 3 साइंटिस्ट ने दिया था। आप मेरे साथ दोहराएंगे। एक था एवरी, दूसरा था मैककार्टी, तीसरा था मैकलियोड। उसके बाद हमने देखा कि एक अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय 2 क्लेवर साइंटिस्ट्स। एक था उनमें हर्शे चेस, अल्फ्रेड हर्शे, दूसरा था मार्था चेस, यानी जिसको हम फेमसली बोलते हैं हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम इसीलिए हम इसके अब हम डिस्कस करेंगे ये डीएनए होता क्या है। डीएनए के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। इस डीएनए के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर जहां तक डीएनए का ताल्लुक है, ये डीएनए जो है इट इज ए पॉलीमर ऑफ, इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotides. It is a long polymer of deoxyribonucleotides. कोई हमसे पूछता है व्हाट इज डीएनए, हम उसको बोलते हैं इट्स ए पॉलीमर। इट इज मेड अप ऑफ मेनी मोनोमर यूनिट्स। व्हाट आर दोज मोनोमर्स ऑफ डीएनए? द मोनोमर्स ऑफ डीएनए आर deoxyribonucleotides और सिंपली वी कैन से न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब इतना पॉइंट तो हमें समझ आ गया कि डीएनए जो है ये एक पॉलीमर है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। जिस तरह हमारे पास प्रोटीन्स है वो भी पॉलीमर्स है, वो पॉलीमर्स है अमीनो एसिड्स के। जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो पॉलीमर्स है शुगर्स के। जिस तरह हमारे पास, इसी तरह हमारे पास डीएनए भी है। डीएनए भी एक पॉलीमर है, ये भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये पॉलीमर है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, या सिंपली हम बोलेंगे ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। हमने देखा द लेंथ ऑफ डीएनए, मैंने आपको पहले ही बताया द लेंथ ऑफ डीएनए अगर हम मेजर करेंगे इट इज आइदर मेजर्ड इन न्यूक्लियोटाइड्स और इन न्यूक्लियोटाइड पियर्स, जिसको हम बेस पियर्स भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डीएनए की लेंथ अगर मापनी हो तो हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं कि डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है। एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है। वेरी गुड। इसी तरह यहां हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, बेस पेयर्स। यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, अगर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए है और वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तब उस वक्त आप डीएनए को मापोगे, उसको आप मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अक्सर बेशतर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बेशतर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है उसमें उसको हम मेजर नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसको हम मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड पियर्स, या उसको हम बोलते हैं बेस पियर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स बताए हैं। हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज है, उसको हम बोलते हैं 5174 बैक्टीरियोफेज है हमारे पास। इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है। इसकी डीएनए के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है। वेरी गुड। अगर हम इसी तरह ई कोलाई का देखेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का देखेंगे, उसका जो जीनोम है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो डीएनए है, उसमें 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स है। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। इसी तरह अगर हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम हम देखेंगे, हैप्लॉइड
डीएनए कंटेंट ऑफ ह्यूमंस, हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ ह्यूमंस अगर देखा जाए तो वो है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। याद रखना, यहां हमें ये बात समझ आती है कि जो ये बैक्टीरियोफेज 5174 है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसीलिए हमने बोला उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है, नॉट न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ई कोलाई की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। रिमेंबर, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और मोस्ट ऑफन इसको हम बोलते हैं बेस पेयर्स। ये बेस पेयर्स क्या होता है आगे हमें समझ आ जाएगा जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होती है, एक नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग जुड़ी होती है दूसरी नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो एक नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ी होती है। तो इसीलिए एक बेस और दूसरी बेस ये जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हो गया बेस पेयर। तो ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स है। हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ ह्यूमंस, रिमेंबर हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्लॉइड डीएनए कंटेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ ह्यूमंस का अगर देखा जाए तो उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है। तो हमने देखा, हमें समझ आ गया डीएनए जो है ये एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, या मोर स्पेसिफिकली ये पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। और अगर हमें आरएनए बताया जाएगा, आरएनए भी जो है वो पॉलीमर है, लेकिन वो पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। कुछ फर्क है, कहीं पे फर्क है, वो हम आगे देखेंगे कहां पे वेयर लाइज द डिफरेंस। तो पहले हम देखेंगे ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या सिंपली हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर मुझे कोई बताएगा व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड इज ए मोनोमर, इट इज ए मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड जो है इट्स ए मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हैं, +1 से ही आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड्स या तो हमारे पास डीएनए है या तो हमारे पास आरएनए है। तो मैं कहता हूं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको ये बात भी बता चुका हूं, आगे भी मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल by a doctor, by a scientist, by a doctor whose name is Friedrich Miescher. Friedrich Miescher, you know that past cells, there were past cells. past cells में पहली बार फ्रेडरिक मेशर ने न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी की, न्यूक्लिक एसिड्स को देखा और उसने उस टाइम, ये ईयर था 1869 में डिस्कवरी हुई है न्यूक्लिक एसिड्स की बाय अ साइंटिस्ट, बाय अ डॉक्टर हुज नेम इज फ्रेडरिक मेशर, एंड ही डिस्कवर्ड दीज न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम पास्ट सेल्स. He found that some genetic material, some acidic material is present in the nucleus of those past cells. He called it as nuclein. उसने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड्स का न्यूक्लिन। पहला नाम जो न्यूक्लिक एसिड्स का है वो न्यूक्लिन है, बाद में न्यूक्लिन then became nucleic acids because it was later on found that this nuclein, that nucleic acids, the DNA, the RNA, they are acidic in nature, and because of the presence of phosphoric acid in them, that is why they were later on, their name was changed from nuclein to nucleic acids. तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है इट्स ए मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये बात हमने समझ लिया। ये डीएनए का भी मोनोमर है, ये आरएनए का भी मोनोमर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये न्यूक्लियोटाइड असल में बना किस चीज का है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, शाबाश, उसके अंदर आपको एक शुगर मिलेगा, 5 कार्बन शुगर मिलेगा, 5 कार्बन शुगर। उस 5 कार्बन शुगर को कभी कभार पेंटो शुगर भी बोलते हैं, और इस पेंटो शुगर का जो स्पेसिफिक नाम है वो है राइबो शुगर। राइबोस, ये बेसिकली राइबो शुगर है। लेकिन मैं
आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये राइबोस शुगर आरएनए के अंदर है, लेकिन डीएनए में ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसमें कुछ चीज एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस। मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर है ये देखिए, दिस इज अ पेंटोस शुगर, दिस इज अ पेंटोस शुगर, एंड this is carbon number 1, this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4, and outside this ring is present 5th carbon in the form of CH2OH, and at each carbon we are having a hydroxyl group and a hydrogen. Similarly, we are having hydrogen and a hydroxyl group, OH group. Similarly, at carbon number 3, we are also having a hydrogen and a hydroxyl group, OH group. And similarly, here we are having a hydrogen. This is simply a ribose sugar, a 5 carbon sugar. See, this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, this is carbon number 4, and this is carbon number 5. This is carbon number 5. This is a pentose sugar. This pentose sugar is called as ribose. अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर राइबोस शुगर होता है, लेकिन डीएनए में थोड़ी स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस डीएनए और आरएनए के अंदर है इन टर्म्स ऑफ दिस पेंटोस शुगर। मैंने आपको बताया आरएनए के अंदर राइबोस शुगर है, लेकिन वहीं डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस है। यहां पे आप देखिए, जो कार्बन नंबर 2 है राइबोस के अंदर, उसके लोअर साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2। रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑन कार्बन नंबर 2, on this ribose sugar is present a hydroxyl group on the lower side. In case of ribose sugar, if you delete this oxygen on carbon number 2 on this ribose sugar, now it is not ribose, it is deoxyribose. Now it becomes deoxyribose. अब ये बन गया deoxyribose. So there is a slight difference between ribose and deoxyribose. In case of ribose, we do have a hydroxyl group, OH group at carbon number 2, while as in case of deoxyribose, we are lacking the oxygen. Oxygen हमारे कार्बन नंबर 2 राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? Because this hydroxyl group, presence of this hydroxyl group makes this ribose more reactive. So as I told you earlier that the genetic material should be stable and it should not be so much reactive. So for that, Almighty Allah has, modified this ribose into deoxyribose by removing this oxygen at carbon number 2 of the ribose sugar. So this is clear कि राइबोस और डिऑक्सीराइबोस में क्या फर्क है। डिऑक्सीराइबोस भी राइबोस है, लेकिन डिऑक्सीराइबोस में कार्बन नंबर 2 पे हाई ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तभी इसको बोलते हैं डिऑक्सीराइबोस। आपने देखा एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक शुगर होता है, उस शुगर को हम बोलते हैं 5 कार्बन शुगर, पेंटोस शुगर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप असल में गौर से देखेंगे, रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन होता है और 4 ही कार्बन होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। 5th कार्बन इज आउटसाइड द रिंग। सो इट इज ए पेंटागोनल रिंग, इट इज ए 5-sided ring, 1, 2, 3, 4, 5, and outside the ring there is the 5th carbon. This can be, you can understand it very well. तो हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक शुगर होता है। शाबाश। आप देखिए, दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑन दिस राइबोस शुगर। ये कार्बन नंबर 1 है। इस कार्बन नंबर 1 के साथ मैं जोड़ दूंगा, आई विल अटैच a substance, a nitrogen containing substance. I will attach a nitrogen containing substance known as nitrogenous base. Remember, a nitrogenous base to the carbon number 1,
and this nitrogenous base will get associated with the carbon number 1 of this ribose or deoxyribose in case of RNA and DNA respectively by a bond. That bond is called as glycosidic bond. Remember this point, very very important point, glycosidic bond. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो मैंने आप क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर है, अगर आरएनए होगा तो राइबो शुगर होगा, अगर डीएनए होगा तो डिऑक्सीराइबो शुगर होगा, और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस. रहता है सवाल ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है. एज द नेम इंडिकेट्स, दीज आर नाइट्रोजन रिच हेटेरोसाइक्लिक सबस्टेंसेस. अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज अ नाइट्रोजन बेस, इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग सबस्टेंस. इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक हैविंग अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इसमें रिंग्स होते हैं हमारे पास. इस तरह मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोजनस बेसिस जो है, नाइट्रोजनस बेसिस आर heteroscyclic having ring system. Cyclic, you know chemistry very well. Cyclic is any substance having a ring structure. Hetero means having some different rings. Nitrogenous bases are heterocyclic, nitrogen containing organic substances. Very good, very easy. Most often we ask students what is nitrogenous basis, they are not able to answer it despite answer lies within it. तो ये nitrogenous basis simply जो है they are heterocyclic nitrogen containing substances. Remember nitrogenous basis जो है they are heterocyclic nitrogen containing organic substances, and they are of two types. One is we are having purines, and another is we are having pyrimidines. Nitrogenous bases are of two types. We are having purines and we are having pyrimidines. Purines जो है they are having two rings, while as pyrimidines जो है they are having a single ring system, a single ring. This is one point of difference between a purine and a pyrimidine. And second important point is that purines have four nitrogen atoms. Purines have four nitrogen atoms. I will show you later on the structure of purines and pyrimidines, at least one purine and one pyrimidine. While as you know, pyrimidines have only two nitrogen atoms. And so nitrogenous bases, they are basically are of two types. Nitrogenous bases, they are heterocyclic nitrogen containing organic substances. Very easy to understand. Any organic substance that is having a ring structure and is rich in nitrogen, it's called as nitrogenous base. And these nitrogenous bases, there are two types. We are having purines and we are having pyrimidines. Purines की अगर बात की जाएगी, उनके अंदर they are having two rings. Purines में दो रिंग्स है, और हर किसी प्यूरिन के अंदर 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं. याद रखना, कार्बन नंबर 1 पे होता है, कार्बन नंबर 3 पे होता है, कार्बन नंबर 7 पे होता है, कार्बन नंबर 9 पे होता है. 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं. pyrimidines का जहां तक ताल्लुक है, वो सिंगल, उनके अंदर एक ही रिंग होती है. दे आर सिंगल ring containing nitrogenous bases. And most important point about pyrimidines is that they possess only two nitrogen atoms at carbon number 1 and carbon number 3. Purines में 4 नाइट्रोजन एटम्स है. एक कार्बन नंबर 1 पे है, एक कार्बन नंबर 3 पे है, एक कार्बन नंबर 7 पे है, और एक कार्बन नंबर 9 पे है. याद रखना कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 9. और pyrimidines जो है, इनके अंदर 2 ही नाइट्रोजन एटम्स होते हैं. एक नाइट्रोजन एटम जो है
एक नाइट्रोजन एटम कार्बन नंबर 1 पे होता है, दूसरा नाइट्रोजन एटम कार्बन नंबर 3 पे होता है। तो मैं आपको यहां पे आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। मैं आपको यहां पे बोलूंगा जो प्यूरिन्स है जो है ये भी दो तरह के हैं। एक हमारे पास है एडेनिन, एक हमारे पास है गोनिन। एडेनिन का आईयूपीएसी नेम है 6 अमाइनो प्यूरिन। गोनिन का आईयूपीएसी नेम है 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। 2 amino 6 oxypurine. Remember these IUPAC names of these nitrogenous bases. तो एक मैंने आपको प्यूरिन है। मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखा जाए, शाबाश, मैंने आपको बताया इनमें 2 रिंग्स होते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है, दिस इज नाइट्रोजन हियर, नॉट नाइट्रोजन, दिस इज कार्बन हियर, दिस इज कार्बन, this is nitrogen, this is carbon, again this is carbon, and again this is carbon here, but here we are having nitrogen. This is one ring, and इस रिंग के साथ ये एक बेंजीन रिंग है, इस रिंग के साथ एक दूसरी रिंग एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है, जिसको हम इमिडाजो रिंग भी बोलते हैं। आप केमिस्ट्री मेरे से ज्यादा जानते हैं, इमिडाजो रिंग भी आप उसको बोलते हैं। तो उस रिंग के अंदर क्या है, ये यहां पे जो है दिस इज नाइट्रोजन, दिस अगेन हियर कार्बन, एंड दिस इज अगेन हियर नाइट्रोजन. This nitrogen is associated with hydrogen. Here we are also having hydrogen. Here is a double bond. Here is also a double bond, and here is also a double bond. Here is also a double bond, and we are having a hydrogen here, and we are having a hydrogen here. This is a general purine. This is a general purine. This is ring number 1, and this is ring number 2. This is ring number 1, and this is ring number 2. तभी मैंने बोला nitrogenous bases, purines, they are heterocyclic. You know, heterocyclic nitrogen rich organic substances. See, carbon is here, hydrogen is here. They are organic substances, but besides at certain places we are having carbon is replaced by nitrogen. And here I will show you that this is position number 1. This is position number 1. This is position number 2. This is position number 3. This is position number 4. This is position number 5. And this is position number 6. This is position number 7. This is position number 8. And this is position number 9. Remember it. This is position number 1. This is position number 1. This is position number 1. This is position number 2. This is position number 3. This is position number 4. This is position number 5. This is position number 6. This is position number 7. This is position number 8. And this is position number 9. Once you remember these positions, then you can replace 6 amino. Now what you have to do to make ये एक general structure purine है. How you can convert it into an adenine? What you do, you should remember. What you have to do is that you have to remember the IUPAC name of these nitrogenous bases. Adenine, as I told you, that it is 6 amino purine. So add here at carbon number 6. Add here an amine group, NH2 group, and now it becomes an adenine. This is adenine. 6 कार्बन पे हमारे पास अमाइन ग्रुप है, 6 अमाइनो प्यूरिन. ये प्यूरिन है बेसिकली, लेकिन हमने क्या किया, we have modified this purine by adding an amine group to its carbon number 6. Now it becomes adenine. It becomes 6 amino purine. Very easy to remember it. And we are having second purine, that is guanine, and this guanine is 2 amino 6 oxypurine. 2 amino 6 oxypurine. ये आपने देखा, ये जो था एडेनिन था, नोट कीजिए आप इसको, रिमेंबर इट. दिस इज एडेनिन, ये एडेनिन था. अब मैं क्या करूंगा, ये एडेनिन में हमने देखा 6 कार्बन पे एक अमाइन ग्रुप होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन a purine and an adenine. Earlier it was a general structure of purine. Now it is a specific structure of a purine
called as adenine or 6-aminopurine. Now I will change this purine. I will bring back it into the parental structure, the purine, and later on I will change this purine into guanine. You know that guanine, the IUPAC name of guanine is that what you have to do is that you have to remember the IUPAC name of guanine. This is 2-amino-6-oxypurine. 2-amino. See here. Now at this place, at carbon number 2, you have to add an amine group. You will add amine group here. This is 2-amino, and at this place, at this carbon number 6, you will add an oxy group, C double bond O. You will add an oxygen. Now it has become, here what will you do to complete the tetravalency? You will add here a hydrogen. You will add here a hydrogen. Now earlier it was a purine. Now we have what we did, we modified it somehow. To the carbon number 2 we added amine group, and to the carbon number 6 we added oxy group, and now it became 2-amino, because at carbon number 2 we are having an amine group, and at carbon number 6 we are having an oxy group. Now this is guanine. This is guanine base. This is guanine base. So very easy, very easy. If you remember the fundamental, the general structure of purines, and if you remember the IUPAC name of the adenine and a guanine, you will never forget to write down the structure of this purine, because sometimes in entrance examinations they may ask 6-aminopurine is. They may ask you the IUPAC name of any of the nitrogenous base. So at that very time you will fall in trouble if you do not remember this IUPAC names of this adenine as well as guanine and other pyrimidines, other nitrogenous bases. So purines, as I told you, that they are of two types. One is adenine. Adenine is called as 6-aminopurine, and guanine is called as 2-amino-6-oxypurine. Shabash. And similarly, we are having another nitrogenous base. That nitrogenous base, type of nitrogenous base, they are called as I told you, they are called as pyrimidines. How many rings they have? They are having a single ring. How many nitrogen atoms they have? They are having only 2 nitrogen atoms at carbon number 1 and at carbon number 3. And जो pyrimidines हमारे पास है, there are 3 different types. We are having thiamine. We are having what is called as, we are having cytosine, and we are having called as uracil. If you remember the structure of thiamine, you will very easily remember the structure of uracil, because there is a little bit difference between the thiamine and the uracil. So first I will here draw the structure of a general pyrimidine. A general pyrimidine looks like this. This is a carbon, and this is a nitrogen, and again this is a carbon, and this is again a carbon, and again this is a carbon, and again this is, here is the nitrogen. Here is the nitrogen. मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. This is a carbon here, and this is nitrogen here, and this is carbon here. Remember the positions. This is again carbon here, this is again carbon here, and here is the nitrogen again. Here is the nitrogen again. See, here is the double bond. Here we are having hydrogen. Here we are having hydrogen. Here is the double bond, and here is the double bond. And remember, here we are having the hydrogen. Here we are having the hydrogen. And only one ring is there in the pyrimidine. As I told you that this is carbon number, this is position number 1, this is position number 2, this is position number 3, this is position number 4, this is position number 5, and this is position number 6. This is position number 6. This is position number 6. And this is general structure of a pyrimidine. एक मैंने आपको बताया
पैरिमिडीन के अंदर एक ही रिंग होती है, पैरिमिडीन के अंदर एक ही रिंग होती है। और ये जो है ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, इट्स ओनली 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप याद करेंगे एक प्यूरिन जो है उसके अंदर 2 रिंग्स है और वो 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने देखा उसमें 9 पोजीशंस है, कार्बन नाइट्रोजन पोजीशंस है, 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है वो। लेकिन एक पैरिमिडीन जो है ये सिर्फ 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। कभी कभार हम आपसे फिर पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्यूरिन एंड अ पैरिमिडीन, सो यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट एनी डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिन एंड अ पैरिमिडीन, यू डू नॉट इवन रिमेंबर। सो यू कैन वेरी इजीली रिमेंबर दैट प्यूरिन के अंदर 2 रिंग्स, पैरिमिडीन के अंदर एक ही रिंग। प्यूरिन के अंदर मैंने आपको बताया नाइट्रोजन होते हैं, 4 नाइट्रोजन होते हैं, 1 3 7 9 1 3 7 9 13 1 3 7 9, याद रखना, नंबर इजी। यहाँ पे क्या है, पैरिमिडीन के अंदर एक ही रिंग होती है और 2 ही नाइट्रोजन एटम होते हैं। एक नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 1 पे होता है, दूसरा नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 3 पे होता है। वहां 1 3 7 और 9 पोजीशन पे होता है। और वहां जो प्यूरिन्स है वो 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर्स है, लेकिन यहाँ पे जो है पैरिमिडीन्स जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है इनकी। तो अगर मैं इसको थाइमीन में चेंज करूंगा तो मैंने आपको बताया थाइमीन जो है टी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। इसका जो IUPAC नेम है वो 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एक जनरल पैरिमिडीन को आप अगर थाइमीन में कन्वर्ट करना हो तो आप इसके कार्बन नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे। मिथाइल ग्रुप, यू नो CH3 इज द मिथाइल ग्रुप। सो कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप है, 5 मिथाइल हो गया। आप यहाँ पे देखिए ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को दफा करेंगे। यहाँ पे हम ऑक्सी ग्रुप ऐड करेंगे, हमने ऑक्सी ग्रुप ऐड किया, यहाँ पे 2 ऑक्सी हो गया। और यहाँ पे भी जो है हम इसको दफा करेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सी ग्रुप ऐड करेंगे। लेकिन टू कंप्लीट द टेट्रावैलेंसी electronic configuration, valential electron configuration, we add a hydrogen here. So now it is 5 methyl because कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे भी ऑक्सी ग्रुप है। सो ये हो गया 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन। ये थाइमीन का नाम है, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन। और अगर मैं इसको इसी को मैंने आपको बताया, अगर आप थाइमीन का स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर आप अपने आप याद रखेंगे। वो कैसे? वो मैंने कैसे बताया? इस थाइमीन में अगर आप मिथाइल ग्रुप, आप फिलहाल मैं इसको लिखता हूं, ये नीचे क्या है, क्या बन गया? ये कौन सा पैरिमिडीन बन गया? ये थाइमीन बन गया, ये थाइमीन बन गया। इट इज नाउ थाइमीन, इट इज नाउ थाइमीन। सो थाइमीन जो है आप इसका साइंटिफिक IUPAC नाम याद रखेंगे। ये 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन है, याद रखिएगा। 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन, मेरे साथ दोहराइएगा, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन है ये। और ये हमारे पास अभी पहले पैरिमिडीन का जनरल स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 5 पे हमने ऐड किया मिथाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पोजीशन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 पोजीशन नंबर 4 पे हमने ऑक्सी ग्रुप ऐड किया, तो यह बन गया 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरिमिडीन। तो इसी को हम बोलते हैं, यही दूसरा नाम है थाइमीन का, यही थाइमीन का दूसरा नाम है। टू कन्वर्ट इट इनटू ए यूरेसिल, व्हाट यू हैव टू डू, you have to delete this methyl group, add carbon number 5 of the thymine, add carbon number 5 of the thymine. If you delete the methyl group, now it becomes uracil. Uracil is also represented by capital U. Uracil is then, आपने मिथाइल 5 मिथाइल आपने डिलीट किया, फिर क्या रह गया? ये 2,4, ये 2,4, ये 2,4 डाइऑक्सी, 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन रह गया। ये 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन रह गया, 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन रह गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डिलीट, अगर आप, मैं सिंपली ऐसे भी बोलूंगा, यूरेसिल जो है, यूरेसिल इज थाइमीन माइनस मिथाइल ग्रुप,
अगर आप मिथाइल ग्रुप डिलीट करेंगे, अगर आप मिथाइल ग्रुप डिलीट करेंगे थाइमीन में, ये बनता है यूरेसिल। वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत इजी इसको याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो तीसरा पैरिमिडीन है वो साइटोसिन है। तीसरा पैरिमिडीन जो है वो साइटोसिन है, वो साइटोसिन है। तो साइटोसिन का जहां तक साइंटिफिक नेम है, साइटोसिन का जो आईयूपीएसी नेम है, साइटोसिन का जो आईयूपीएसी नेम है, ये मैं मिटा देता हूं, ये भी मैं मिटा देता हूं। आपने नोट किया होगा, आप नोट कीजिए ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं यहाँ पे लिखाता हूं, जो भी आपको दिखता है यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको दिखता नहीं होगा बिकॉज हम कोशिश कर रहे थे कि हाई रेजोल्यूशन पे आपको वीडियो सेंड करें, लेकिन चूंकि 2G स्पीड होने के कारण मैं इसीलिए पीछे रह गया। सारे जो टीचर्स है वो आगे आगे दौड़ पाए। मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड भी किए हैं, लेकिन आई एम नॉट एबल टू अपलोड दोज लेक्चर्स बिकॉज ऑफ 2G स्पीड ऑफ द इंटरनेट। एंड और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आई कंसिडर, मैं ये समझ के चलता था कि आपको सारा बोर्ड भी दिखे, सारा जो बोर्ड पे मैं राइट अप करता हूँ वो सारा आपको दिखे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, अच्छी तरह समझ आ जाए। लेकिन हमें इसको थोड़ा बहुत फिर कंप्रेस करना पड़ता है वीडियो को। तो हम वीडियो को, जैसे हम वीडियो शूट हमने किया, लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद हम उन वीडियोस को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद फिर हम अपलोड करते हैं। कंप्रेस से क्या होता है, उनका साइज कम होता है। जब साइज कम होता है तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो लेकिन हमारे पास अब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वीडियो आपके पास तो पहुंचानी है लाजमी तौर पर है। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको नोट्स पहले ही सेंड किए, जो हम लेक्चर नोट्स आपको सेंड करते रहे हैं, उन लेक्चर नोट्स पे आप फोकस कीजिए। दे आर टू द पॉइंट। उनको मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको चीजें क्लियरली आसान हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है ना। जो साइटोसिन है, साइटोसिन का जो आईयूपीएसी नेम है, साइटोसिन का जो आईयूपीएसी नेम है वो है 4 अमाइनो, वो है 4 अमाइनो 2 ऑक्सी, वो है 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन, 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन। अगर यहां पे आप देखेंगे कार्बन नंबर 4 पे क्या है, कार्बन नंबर 4 पे अमाइन ग्रुप है। ये मेरे पास आ गया, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये मेरे पास जनरल पिरिमिडीन है। How you can convert this pyrimidine into a cytosine? What you have to do that you have to remember that this is a general pyrimidine. You want to convert it. You wanna convert it into a cytosine. What you have to do is that at carbon number 4, this is carbon number position 1, this is carbon number position 2, this is 3, this is 4. At this position 4, you will add amine group NH2. Now it became 4 amino pyrimidine. And simultaneously at carbon number 2, you will add what is called as oxy group. So आपने क्या किया, ये pyrimidine था. The general structure was a structure of a pyrimidine. What you did, you added a methyl group, you added an amine, not sorry methyl group, but an amine group. आपने amine group कार्बन नंबर 4 पे ऐड किया और कार्बन नंबर 2 पे आपने ऑक्सी ग्रुप ऐड किया. So it became 4 amino 2 oxy pyrimidine. 4 amino 2 oxy pyrimidine is साइटोसिन. यही साइटोसिन का नाम है. तो हमने देखा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो 2 तरह के हैं जनरली. प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स के भी 2 टाइप्स है, एक एडेनिन है, एक गानिन है. याद रखना, एडेनिन और गानिन दोनों आरएनए के अंदर भी होते हैं, डीएनए के अंदर भी होते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेनिन एंड गानिन बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए एज वेल एज इन आरएनए. वेरी गुड. और जो हमारे पास पिरिमिडीन्स है, पिरिमिडीन्स हमारे पास 3 तरह के हैं. एक हमारे पास है थाइमीन. थाइमीन का जो आईयूपीएसी है, वो आईयूपीएसी नेम है, वो 5 methyl 2,4-dioxy pyrimidine है. दूसरा हमारे पास यूरासिल है. यूरासिल और थाइमीन में थोड़ा बहुत ही अंतर है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बोला यूरासिल इज इक्वल टू थाइमीन माइनस मिथाइल ग्रुप. थाइमीन में से आप 5 मिथाइल ग्रुप को जब आप हटा देते हो वो बनता है यूरासिल. तो यूरासिल का जो आईयूपीएसी नेम है वो है 2,4-dioxy pyrimidine. इसी तरह मैं आपको कहता हूं तीसरा जो पिरिमिडीन है वो साइटोसिन है. साइटोसिन का जो आईयूपीएसी नेम है
वो 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन है, वो 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन है। तो हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक शुगर होता है, ये आपने अंडरस्टैंड किया। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपने देखा अगर डीएनए हो तो उसके अंदर राइबो शुगर होगा, उसके अंदर डीऑक्सी शुगर होगा। अगर आरएनए हो उसके अंदर राइबो शुगर होगा। वेरी गुड। चूंकि मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी शुगर के साथ मैंने नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ दी। कोई भी नाइट्रोजनस बेस, चाहे एडेनिन हो, प्यूरिन हो, एडेनिन, गानिन हो, कोई भी पायरिमिडीन हो। पायरिमिडीन में से मैं आपको यह पॉइंट बताना चाहता हूं कि थाइमीन और साइटोसिन डीएनए के अंदर होते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमीन के बदले यूरेसिल होता है। याद रखना, एडेनिन, गानिन, साइटोसिन और थाइमीन डीएनए के अंदर होते हैं। एडेनिन, गानिन, साइटोसिन और यूरेसिल याद रखना किसके अंदर होते हैं? आरएनए के अंदर होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं डीएनए की बात करूंगा, यहां पे नाइट्रोजनस बेस में बोलता हूं, नाइट्रोजनस बेस या तो एडेनिन है यहां पे, या तो यहां पे नाइट्रोजनस बेस गानिन है, या तो यहां पे नाइट्रोजनस बेस शाबाश साइटोसिन है, या तो यहां पे नाइट्रोजनस बेस थाइमीन है। यूरेसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यूरेसिल आरएनए के अंदर होता है। तो हमने देखा फिर दो डिफरेंसेस डीएनए के और आरएनए के बीच होते हैं। एक हमने देखा डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सी शुगर होता है, आरएनए के अंदर जो शुगर होता है वो राइबो शुगर होता है। दूसरा डिफरेंस हमने देखा इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज इन डीएनए वी आर हैविंग एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, व्हाइल एज इन केस ऑफ आरएनए we are having adenine, guanine, cytosine, but in RNA, instead of thymine, we are having uracil. Remember this point, this is very important point. So हमने देखा न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक हमारे पास शुगर है। मैं डीएनए की बात करता हूं, कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। दूसरा इसके अंदर क्या है? हमने देखा नाइट्रोजनस बेस है। जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाती है, वो जुड़ते हैं बाय अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। रिमेंबर न्यूक्लियोसाइड, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद न्यूक्लियोटाइड विद न्यूक्लियोसाइड. Nucleoside is a component of nucleotide having sugar, deoxyribose sugar, and a nitrogenous bond base associated with the help of a glycosidic bond. तो आपको मैं यहां पे बोलता हूं, जो ये बोर्ड पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोसाइड है. दिस इज ए न्यूक्लियोसाइड. ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है. न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या देखा? दिस इज a deoxyribose sugar, and to this deoxyribose sugar at carbon number 1 is associated a nitrogenous base. It's associated with a nitrogenous base with glycosidic bond. This with glycosidic bond, and this structure is now called as nucleoside. If we add this carbon number 5, if we add a phosphate group, अगर हम कार्बन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, so now it becomes from nucleoside, it will change into a nucleotide. It will change into a nucleotide. And जब हम इसको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, वाटर उस दौरान रिलीज होता है. यहां पे 2 हाइड्रोजन्स रहते हैं. 2 hydrogens remain here. This is carbon number 1 and this is phosphate here. It now becomes, and this bond is specifically, this is called as phosphoester bond. Remember, phosphate is associated with the carbon number 5 of deoxyribose sugar by a bond. That bond is called as phosphoester bond. And similarly, the nitrogenous base is associated with the carbon number 1 of the sugar by a bond. That bond is called as glycosidic bond. And this whole structure, the sugar having a nitrogenous base and a phosphate group, this is called as nucleotide. So nucleotide is sugar having nitrogenous base plus phosphate group, PO4 negative.
या PO4 नेगेटिव ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो आपने समझ लिया होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के भी टाइप्स निकलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है अगर उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है। ये गानिन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है अगर इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस गानिन है। ये साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है अगर इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है। ये थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है अगर इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस जो है थाइमिडीन है। I hope that you have understood the fundamental and the basic points of this DNA. We will discuss in our next class that how these nucleotides associate with one another to form a polynucleotide, and how two polynucleotides join together to form a double helical structure, to form a double stranded structure of the DNA. Hope you have understood the today's lecture. For any query, you can put queries, into my YouTube channel. I routinely, check my YouTube channel for any query. Those who, put questions to me, I answer those questions very frequently. तो आप मेरी YouTube चैनल जो है शकूर बॉटनी के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और उसके साथ जुड़े रहे और उससे अपना फायदा लीजिए। अल्लाह हाफिज।